चलिए, आज की कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अब बताइए, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? दिखाई पड़ रही है इसकी। जी ठीक है, मेरा सही नेटवर्क हो गया है। चलिए, आपकी कक्षा में पुनः स्वागत आप लोगों का है। प्रयास करते हैं नेटवर्क सही रहे। वह क्लास आपकी चली थी, नेटवर्क कारण बाधित रही, बढ़िया से नहीं चल पाई थी। पुनः प्रयासरत हूँ कि क्लास पूरी हो जाए आपकी, सुबह वाली क्लास मिला करके क्लास पूरी हो जाए। तो चलिए, सुबह हम चर्चा इन सारे विषयों पर किए थे। मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, सारे के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। छोटी सी चर्चा बस 60 में अब इस बार करेंगे, बहुत विस्तृत नहीं जाएंगे। मैंने चर्चा किया था कि क्षोभ मंडल जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं का एक हवाओं का समूह है, हवाओं का एक वर्ग है, और मंडल हवाओं का एक है। और इसे ही हवाओं के तापमान को लेकर के, हवाओं के सांद्रता को लेकर के इसके जो विभिन्न नाम किए गए हैं। तो सबसे पहला मंडल आपका क्षोभ मंडल, दूसरा मंडल आपका समताप मंडल, तीसरा मंडल मध्य मंडल। बात न करिए कुसुम, हाँ आवाज में आ रही आपकी है, कहीं से बात ना करिए, दोनों माइक बंद करिए बात करना हो तो। आयन मंडल और वायुमंडल, आपको मैंने बताया था कि 5 मंडल आपके होते हैं। और तो इस तरह से आपके 5 मंडल बन जाते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका वायुमंडल। मैंने बताया था क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर मध्य मंडल को, इसको जो आयन मंडल को लोनोस्फेयर या इसी को जो है कभी थर्मोस्फेयर करके दिया था, और इसको एक्सोस्फेयर करके नाम से जानते हैं। इसका बताया था मुझे मतलब क्या होता है अंग्रेजी में इसका है। स्फेयर का मतलब होता है आपका मंडल, और बाकी चीजों के बारे में बताया, सुबह चर्चा मैंने किया था कि बाकी चीजें कैसे कैसे क्या होती हैं आपके हैं। आगे बढ़ते इससे हैं मंडलों से कि सेम वही चीजें आपके यहाँ पर दिया, और मैंने चर्चा किया था कि सारे हवा तूफान, आंधी और बिजली का कड़कना, बादल का बनना, सारी घटनाएं जो आपकी होती हैं, झंझावात, चक्रवात, आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। और समताप मंडल के 2 पार्ट बनते हैं, ओजोन मंडल और आपका जो है समताप मंडल। तो समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल भी आपके समाहित है, और इसी में उल्का पिंड का विनाश होना होता है, और हवाएं आपके जेट विमानों के चलने की आदर्श दशाएं, हवाओं का क्षैतिज चलना, और तापमान में इसे नीचे से क्या होता है, क्षोभ मंडल में तापमान ऊपर बढ़ने पर आपका जो है घटने लगता है। लेकिन आपके ओजोन मंडल में ज्यो ज्यो ऊपर तरफ बढ़ेंगे आप ओजोन मंडल में तापमान आपका बढ़ेगा। यहाँ पे तापमान ओजोन मंडल के लास्ट तापमान आपका 0 हो जाता है यहाँ पे, और इसके बाद पुनः तापमान आपका थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है यहाँ से, मतलब यहाँ पे आपका माइनस था, माइनस के बाद पुनः देखिए 0 पहुंच गया, यहाँ आते आते यहाँ ओजोन मंडल तक पुनः आपका तापमान आगे पुनः बढ़ना स्टार्ट होता है। और आपका जो मेसोस्फीयर जो इसको मध्य मंडल के नाम जानते हैं, वहां तापमान पुनः आपका जो है आगे की तरफ बढ़ता है, और ऊपरी पोर्शन तक पहुंचते पहुंचते तापमान आपका जो होता है मध्य मंडल तक तापमान इसका 80 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके बाद आपका थर्मोस्फीयर आता है, इसको तापमंडल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर तापमान तेजी से बढ़ता है, इसको वायुमंडल के नाम से भी आप जानेंगे, तेजी से बढ़ता है यहाँ से, और 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है, इसी के बीच में आपका है। और सबसे अंत में आपका एक्सोस्फीयर है, इसमें तापमान जो ज्यादा हो जाता है। थर्मोस्फीयर के लास्ट तक जो है तापमान 1000 के अगल बगल पहुंचता है। और इस तरह से सारी चीजें हैं। मैंने बताया था कि जो भी आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं, शैक्षिक उपग्रह हो चाहे कोई उपग्रह हो, सारे सारे आपके जो है आयन मंडल में जाकर के, मतलब अपना काम आयन मंडल में जाकर इकट्ठा होते हैं। रेडियो का प्रसारण हो, टीवी हो, और मतलब आपके दीर्घ वेव और लॉन्ग वेव जो भी होती हैं आपके, सब आयन मंडल से परावर्तित होकर के धरती पर सिग्नल भेजती हैं। ये चीजें थी एक्सोस्फीयर। आपसे इसमें कुछ खास नहीं है, इतना जानना का आपको धरती का जो मंडल आपके है, मंडल का सबसे, मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज तो मिल रही है? हाँ मिल रही है।
सबसे लास्ट पार्ट जो है आपके जल वायुमंडल का आपका एक्सोस्फीयर है, इसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। सबसे प्रथम भाग आपका जो है ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर को सौरमंडल, संवहन मंडल, परिमंडल, परिवर्तन मंडल, विभिन्न नामों से भी जानते हैं। मैं आपके समताप मंडल को, समताप मंडल ही नाम इसका, समताप मंडल में आपको ओजोन मंडल ही पड़ता है। ओजोन मंडल को धरती का रक्षा कवच कहते हैं। ओजोन में कौन कौन सी गैसें होती हैं? गैसों का समूह क्या है ओजोन मंडल में? गैसों का समूह क्या है, मतलब इसको ओजोन मंडल को क्या बोलते हैं रासायनिक भाषा में? O3 कहते हैं इसको। मैंने O3 बताया था इसको डाप्सन, इसको मापने की इकाई डाप्सन है। आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में छेद पाया गया है, सारी चीजें चर्चा किया था मैंने इस पर। चलिए नीचे से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे पर चर्चा हम किए थे। ये देखिए कुछ चीजें मंडलों के बारे में यहाँ दी गई है, इस पर भी मैंने साथ में चर्चा किया था। एक बार सुने मैं शॉर्ट में चलूंगा इसको लेकर के, क्योंकि एक बार चर्चा हम इस पर कर चुके हैं। तो मंडल ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और सबसे निचली परत है ये। मैंने बताया था ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है। इस पर भी चर्चा किया था, ज्यादा और कम क्यों है। क्षोभ मंडल में इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 165 मीटर जहां पर बढ़ने पर क्षोभ मंडल में आपका तापमान जो 1 अंश सेंटीग्रेड घट जाता है, तब तापमान में गिरावट होती है 1 अंश सेंटीग्रेड की। इसी को सामान्य ताप भी कहते हैं। और अगर थोड़ा सा पैमाना बढ़ाएंगे आप जो है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपके तापमान में 6.4 अंश सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए यहाँ से। अगला आपका यहाँ पे है, देखिए सभी घटनाएं, बादल का फटना, बादल का बनना, आंधी आना, वर्षा, झंझावात, तूफान, ये सारी चीजें आपकी जो है क्षोभ मंडल में ही होती हैं। मतलब इसी मंडल को संवहन मंडल के नाम से जानते हैं, इसी को क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, इसी को जो अधो मंडल के नाम से भी जानते हैं। कई नाम इस मंडल के हैं। चलिए जरा सा और नीचे आ जाइए। देखिए आपका समताप मंडल यहाँ पे है। समताप मंडल को आपको जो है स्ट्रेटोस्फीयर, इसी मंडल में आपका ओजोन मंडल भी मिलता है, जो धरती का रक्षा कवच कहा जाता है। देख लीजिए इसे ताप क्या होता है, विशेष बात क्या इसकी, इस मंडल की है, विशेष बात इसकी है कि इसमें तापमान जो है समान रहता है, तापमान घटता बढ़ता यहाँ पे नहीं। 18 से 32 दिया यहाँ पे है समताप मंडल। आप इसको जो है 18 से लेकर के 50 तक मानिए, 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक मानिए इसको समताप मंडल को। और विशेष चीज है कि कभी कभी जो है ध्रुवों पर जो होता है इसकी मोटाई ज्यादा होती है, और विषुवत रेखा पर कभी कभी मंडल क्या होता है, लोप हो जाता है। इस मंडल मतलब ये मंडल कभी कभी विषुवत रेखा पर दिखाई मतलब खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपका क्षोभ मंडल जो होता है ऊपर तरफ चढ़ा जाता है। इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, आंधी तूफान, बिजली का गर्जना, बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें इस मंडल में नहीं होती हैं। और वायुयानों को उड़ने की आदर्श दशा परीक्षा में बार बार प्रश्न इससे पूछा हुआ है। वायुयान को उड़ने के लिए, जब विमान को जाने के लिए सबसे आदर्श दशा कहाँ मिलती है? इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? इसका जवाब आप लोग देंगे समताप मंडल या ओजोन मंडल, जवाब देंगे इसका आप लोग। आगे बढ़ जाइए यहाँ से। विशेष प्रकार के मेघ बनते हैं इस मंडल में, समताप मंडल में बनते हैं। परीक्षा में एक आध दो बार प्रश्न यहाँ से उठाया है, तो इसको मूलाभ मेघ कहते हैं। मूली के समान मूलाभ मेघ कहते हैं इसको। मदर ऑफ पल्स क्लाउड, मदर ऑफ पल्स क्लाउड के नाम से प्रसिद्ध है, इसको मूलाभ मेघ के नाम से जानते हैं। अगला देखिए आपका है ओजोन मंडल। अभी जानिए ओजोन मंडल अलग से नहीं है, समताप मंडल का ये पार्ट है। ओजोन स्फीयर के नाम से भी इसको कभी जाना जाता है, कभी कभी जो उसी में समताप मंडल के अंतर्गत ही समाहित कर देते इसको है। 32 से 60 यहाँ दिया हुआ है। फिलहाल जो जो विशेष सांद्रता जहाँ पे O3 की होती है, गैसों की होती है, 25 से लेकर के लगभग जो है 40 के अगल है। यहाँ पे 32 से 60 दिया हुआ है, तो आप फिलहाल जो है कि 50 तक ही जो है जो आपका समताप मंडल भी माना जाता है। लेकिन आप इसको जो 25 से लेकर के 40-45 के बीच में आपका जो ओजोन गैसें पाई जाती है। और विशेष बात यहाँ पे सुरक्षा कवच, धरती का सुरक्षा कवच कहते हैं इस मंडल को। आगे देखिए अगला आपका यहाँ पे है, जो आपके काम की चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। CFC शब्द यहाँ पे आया हुआ है।
इस पर चर्चा हमने सुबह में किया था। CFC क्या होती है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फुल फॉर्म में इसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये गैस मुख्य रूप से निकलती कहाँ से है, एयर कंडीशनर, जो भी कूलिंग सिस्टम आपके हैं, जो ठंडा रखते हैं आपको, रेफ्रिजरेटर आदि चीजें जो भी होती हैं, यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका एयर कंडीशन, जो बाकी जो भी चीजें हैं, आपका फोम हो या आपका फोटोकॉपी मशीन हो, ये सारी चीजें CFC का उत्सर्जन करती हैं। और CFC का मैंने बताया था कि CFC जो क्लोरीन तत्व मुख्य रूप से होता है, बड़ा सक्रिय होता है। एक CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक क्लोरीन का तत्व जो है 1000 अणुओं को, 1000 O3 के अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह से ओजोन क्षरण में मुख्य रूप जिम्मेदार गैसों से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन है। इसकी इकाई नापने की, डॉप्सन मोटाई कितनी है ओजोन मंडल की, इसकी नापने की इकाई कौन सी है, डॉप्सन है। और तापमान में वृद्धि में कहा था कि तो इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। आप ओजोन मंडल में या समताप मंडल में 5 सेंटीग्रेड तापमान आपके 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे, आपके तापमान में 5 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। इसलिए मैंने बताया कि समताप मंडल के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका तापमान जो है 0 तक पहुंच जाता है। अभी क्षोभ मंडल के लास्ट में तापमान आपका -80 तक पहुंचता है, कहीं 80 तक, कहीं कहीं जो है माइनस आपका 30, 40, 45 पहुंचता है। लेकिन नॉर्मली जो है ये जो बड़ा घटा हुआ तापमान था, इसको मेंटेन कौन मंडल करता है, आपका है समताप मंडल। समताप मंडल में तापमान आपका जो है कि 0 से लेकर के 15-20 से लेकर के 0 तक होता है, मतलब इसी बीच में तापमान जो रहता है आपका समताप मंडल में, तापमान नॉर्मल होता है। आयन मंडल अगला आपका है, इसमें देख लीजिए, इसमें बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट कुछ हैं। जैसे इंपॉर्टेंट में क्या है, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? ने मेरी आवाज तो मिल रही है, ऐसा तो चलिए चल रहा हूं थोड़ा सा, कलम रुक गई, चलिए तेजी से चल रहा हूं मैं यहाँ पे लेकर के आपको। मेरी कलम बंद हो जा रही है यहाँ पे, क्या बात है, कलम काम नहीं कर रही है, अभी तो काम कर रही थी। लीजिए मेरा बंद हो गया यही। क्या मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, क्या आवाज मिल रही है? चलिए, कलम हमारी गायब हो गई थी, देखा में कुछ समस्या है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये अगला आपका आयन मंडल है। इसके कई नाम, कहीं पर थर्मोस्फीयर मिला था, आप देखिए यहाँ पे लोनोस्फीयर दिया हुआ है। तो आयन मंडल के कई नाम मिले आपको। और इसकी ऊंचाई मैंने बताया था कि इसकी ऊंचाई जो होती है आपकी है, यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर से 640 दिया हुआ है। फिलहाल आप जानिएगा कि 50 से 80 तक जो होती है आपका जो मध्यमंडल 50 से 80 के बीच होता है, तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है। तो 50 से 80 मानिएगा इसको, मतलब यहाँ थोड़ा सा गलती हो सकती है देने में इसको। 50 से 80 के बीच की जो दूरी है, वो आपका क्या होता है, आपका आयन मंडल। आपका जो आपका मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के लेकर के 80 से लेकर के आपका 640 तक जो है, किसकी किसकी क्या आपका है, आपका वहां पे आयन मंडल आपका है। मतलब आपके 80 से लेकर के आपका जो है 640 किलोमीटर ऊंचाई के बीच का जो आपका मंडल है आपका, वो आपका आयन मंडल है। 50 से लेकर 80 के बीच में आपका जो है मध्य मंडल है, और 80 से लेकर 640 तक आपका जो आयन मंडल है। तो एक विशेष चीज यहाँ से जानिएगा कि यहाँ पर कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं अंतरिक्ष में। और घटती क्या है, परावैंगनिक किरणों, यहाँ पर जो है आयनीकरण होता है। एक चीज और जानिएगा, आकाश में जो आपको आकाश नीला दिखाई पड़ता है, बताओ मुख्य रूप से किस मंडल की विशेषता है? नीला जो दिखाई पड़ता है आपको, मुख्य रूप से किस मंडल की विशेषता है? ये अंतरिक्ष का नीला दिखाई पड़ना, ये घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, बताएं हमको। आयन मंडल, आयन मंडल में नहीं होता है ये काम। आपका जो होता है, आपका जो ओजोन मंडल है, आपका समताप मंडल जो आपका, उसी में काम होता है। समताप मंडल क्या है, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरण है उसके प्रकाश को सोखता है। क्योंकि मैंने बताया कई बार है कि अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता कौन है, उसको रोकता कौन है, तो आपका आयन मंडल रोकता है। इसलिए धरती का इसको रक्षा कवच कहते हैं। और यही कलर जो रोकता है, तो रोकने का कारण क्या होता है
वहीं पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मतलब आपके जो है कि समताप मंडल में काम लगा होता है, जो आकाश आपको नीला दिखाई पड़ता है, जो देखते हैं यहाँ से हैं, तो समताप मंडल की विशेषता है। इस पर चर्चा हमने इसके पहले किया था कि आकाश नीला दिखाई पड़ता क्यों है। बताइए भाई, नीला क्यों दिखाई आकाश पड़ता है? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? कारण क्या है? नीले नीले रंग का परावर्तन। चलिए, इसका मुख्य कारण इसका है रंगों का प्रकीर्णन का, मतलब जो सूरज के कलर हैं, जो प्रकाश के रंग हैं, 7 रंग आपके हैं, जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम में सबसे एक रंगों का प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का होता है। बैगनी, नीला, हरा, ये रंग जो तेजी से बिखरते हैं एनवायरमेंट में और मिल करके बैगनी आसमानी रंग का निर्माण करते हैं। इसलिए आपके अंतरिक्ष में जो है नीला रंग जो है, अंतरिक्ष में नीला रंग बनता है, आसमानी रंग बनता है, और ये सारे रंग जो है बैगनी और नीला, हरा मिला करके सामूहिक रूप से है, सामूहिक सुख का समूह है यानी ये। चलिए अगला देखें, यहाँ पे डे लेयर से लॉन्ग जो रेडियो वेव्स होती है, वहां से 3 लेयर बनती है इसकी। एक डी लेयर है, E1, E2 और F1, F2। डी, ई और F, 3 लेयर बनती है इसमें आयन मंडल का आपके। और जानने के काम की आपके पूछ सकता है कि लॉन्ग वेव जो होती हैं, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स कहाँ से वापस होती है, किस लेयर से वापस होती है? जवाब क्या रहेगा? डी लेयर रहेगा। आपके डी लेयर से कौन सी वेव्स वापस होती है? जो लॉन्ग वेव्स होती है, लॉन्ग वेव्स आपकी जो होती है डी लेयर से वापस होती है, ये दिमाग में रखिएगा। और E1 और E2 से जो होता है, और F1 और F2 से, मतलब E1, E2, F1, F2 से जो 60 रेडियो वेव्स जो होती हैं परावर्तित होती है। और इसी परावर्तन के कारण जो है भारत, मतलब पृथ्वी पर जो है, देखिए नीचे लिखा हुआ रेडियो का चलना, टेलीविजन का चलना, टेलीफोन, रडार, ये सारी सुविधाएं जो होती हैं, संचार उपग्रह, इस मंडल में और याद रखिएगा, संचार जो उपग्रह होते जाते हैं, जैसे भारत का आर्यभट्टी था पहले उपग्रह, ये सारे उपग्रह आप जो है आयन मंडल में जाकर के अवस्थित होते हैं, रुकते वहीं जाकर के। और वहीं से जो है कि रेडियो तरंगों का वापस भी मंडल करता आपका है। तो सारी चीजें आप याद रखिएगा। पहली बात संचार मंडल, संचार उपग्रह याद रखिएगा। लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स का जो परावर्तन होता है आपके आयन मंडल से ही होता है। इसी मंडल में आयनीकृत तत्व मिलते हैं, आयनीकृत तत्व होते हैं जो कि इसी मंडल में जो आपका क्या बोलते हैं, जो उल्कापात जो होता है, उल्कापात में इसी मंडल में आग लगती है आकर के। और पहुंचते कहाँ, जलते मुख्य रूप से कहाँ आकर के, आग यहाँ लगती है और जलती कहाँ पर है, जलते आकर के समताप मंडल में। तो आग लगाते हैं, आग यहाँ पे लगी, बुझते आकर के समताप मंडल में आपके जो है कि परीक्षा प्रश्न आपके आता है कि उल्कापिंड की घटनाएं कहाँ घटती है, इसका जवाब आप समताप मंडल देंगे। समताप मंडल में काम होता है। लेकिन आग जो लगती है आपके इसी आयन मंडल में ही लगती है। इसी में आयन मंडल वाले पोर्शन में आपके जो है, इसी में ओरियानेंस और बोरियानेंस, कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत, यहाँ लिखा नहीं है, इसमें आपका वो दिया नहीं गया। कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत भी यही दिखाई पड़ती है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर आपको रंग बिरंगी कलर में जो है कुछ जलती हुई चीजें दिखाई पड़ती है यहाँ पे। तो कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत जो होती है आपके आयन मंडल में ही होती है, आयन मंडल के ही विशेष घटना हुआ है कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत। अगला देखिए आपका यहाँ पे वायुमंडल, अंतिम आपका है वायुमंडल है, इसको के नाम से जानते हैं। और वायुमंडल आपका जो होता है ये 640 के ऊपर है, किलोमीटर के ऊपर की घटनाएं वायुमंडल में आपके होते हैं। और सबसे हल्की कहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के कुछ कण यहाँ दिखाई पड़ते हैं, कुछ कण यहाँ मिलते हैं। देखिए ये चीजें दिया हुआ है यहाँ पे, औरा बोरियानिस यहाँ पे दिया हुआ है। जबकि मैंने बताया कि आपके आयन मंडल में होता है, पहले मुझे आयन मंडल में ही मिला था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत, यही चीज आपके जो यहाँ पे औरोरा दिया हुआ है, अस्टियांश और औरोरा बोरियांश जो दिया हुआ है, वास्तव में कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत आपके यही है। यहाँ पर इसको जो है वायुमंडल में दिया हुआ है, जबकि इससे पहले जो पढ़ा था वहां पे पढ़ा था मैं, वहां पे आयन मंडल में दिया हुआ था। तो कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत दक्षिणी यही आपका, कुछ और नहीं है। यहाँ पे आपका कहाँ दिया हुआ है, आपका यहाँ पे जो है वायुमंडल में दिया हुआ है।
चलिए मान लेते हैं वायुमंडल में नया नया शोध होता रहता है। अगला देखिए, यहाँ देखिए लिखा हो, चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से होता है। चुंबकीय विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगे होती हैं, जो वहां पे जो प्रकाश दिखता है वास्तव में विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगे होती हैं। और नीचे लिखा हुआ यहाँ पे है कि विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। मतलब ये घटनाएं जो घटती आधी रात को होती हैं, विसर्जित कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सूर्य की जो किरणें वहां से आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उससे विसर्जित इलेक्ट्रॉनिक तत्व होते हैं, और ये आपके वायुमंडल में आकर के घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से कुछ चीजें आती थी इसके बारे में। और जरा देख लीजिए इसमें क्या चीजें हो रहे हैं। देखिए कुछ भारी गैसें और हल्के गैसें मैंने लिया है, कुछ विशेष चीज जो आपके एनवायरमेंट है उसको मैंने यहाँ संकलित किया हुआ है। इसके पहले चर्चा आप लोगों से किया था मैंने कि मतलब मात्रा कितनी कितनी गैसों की होती है। तो भाई देखिए सारी चीजें यहाँ दिया हुआ है। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है, और आपके ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% यहाँ दिया हुआ है। सारी चीजें मिला करके 99% गैसें, दो ही गैसें मिला करके जो गैसों का समूह बनता है आपके एनवायरमेंट में, इन सभी गैसों में 99% से ज्यादा दो ही गैसें आपकी हैं। कौन कौन सी दो गैसें आपकी हैं? तो आपका नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ये दोनों जो है 99% जो है मतलब ज्यादा। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? क्यों भाई, मेरी आवाज तो मिल रही है? तो आवाज आ रही है। अगला देखिए, कार्बन और आर्गन को मिला दिया जाए इसमें, कोई इकट्ठा कर लिया जाए कार्बन और आर्गन को। कार्बन में देखिए यहाँ दिया हुआ है आर्गन 0.93, और आपका CO2 0.036। देखिए यहाँ पे 36 बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 के बाद 6 लगा दिया यहाँ पे। उसे आप जो परीक्षा में जो परीक्षा प्रश्न आपसे पूछता है 0.03, अगर मान लो 6 भी दिया हुआ तो आप उसको भयभीत मत होइएगा कि कहाँ से आ गया ये, तो 6 को भी सीमा लिखिएगा। अगर इन सारी गैसों को मिला दिया जाए, चारों गैसों को, तो 99.99% जो कि चारों गैसों की मात्रा हो जाती है। मतलब लगभग 100 के मात्र जो है कि दशमलव के तीसरे स्थान तक 1% जो है बाकी गैसें बचती हैं, जो कि हल्की गैसों में आती है। भारी गैसों की मात्रा कितनी है? 99.99% है। मतलब भारी गैसें जो चार आपके हैं, तो सबसे भारी गैस कौन सी इसमें है? सबसे भारी गैसें कौन सी इसमें है जो चारों लिखा हमने यहाँ पे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सबसे भारी गैस है। और इसी कारण जो धरती पर ग्लोबल वार्मिंग होती है, विश्व गर्माहट के लिए जिम्मेदार गैस आपकी है। तो धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी यही, इसी को हरित गृह प्रभाव गैस, कांचगृह गैस, बाकी बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो एक है शुष्क, क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से कौन सी गैस प्रसिद्ध है? शुष्क बर्फ के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड। कितने तापमान पर शुष्क हो जाती है? कितने तापमान पर बर्फ बन जाती है? -78। -78 तापमान अगर हो जाता है, किसी जगह पर गैस भर के रख दीजिए, आखिर आपका CO2 भर दीजिए और उसका तापमान इतना कर दीजिए, -78 कर दीजिए, तो वह गैस जो होती है, CO2 गैस होती है, क्या कर लेती है? ये ठोस का आकार ग्रहण कर लेती है, ठोस बन जाती है। इसीलिए इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। जो आपके पेय पदार्थ आते हैं, पेप्सी, कोला, बाकी जो भी चीज आप पीते खाते हैं, उसमें क्या भरी जाए, कौन सी गैस भरी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस ही भरी रहती है। रोटियों को फूलने के लिए जो तावा पे रोटी फुलाते हैं आपने, उसमें कौन सी गैस भरती है? CO2 गैस ही भरती है। दिमाग में रखना आपको, बिल्कुल दिमाग में सब सारी चीज होना चाहिए। परीक्षा में कुछ पूछ सकता है, कुछ पता नहीं क्या पूछ जाए। चलिए अगला देख लीजिए आप। देखिए हल्की गैसें आपकी ये हैं, क्या देखिए परसेंटेज है 0.00364, इतना कम इनकी मात्रा है। कि नियॉन गैस है, नियॉन यानी दिखाते इसको 0.003 है। हीलियम गैस, हीलियम गैस का इस्तेमाल बताया था मैंने आपके, हवाई जहाज के पहिए में भरी जाती है हीलियम गैस, आखिरी गैस है। और आपका 0.001 है जेनान,
कितना परसेंट है और हाइड्रोजन आपका कितना परसेंट है। ये आपकी जो है गैसों की, हल्की गैसों की मात्राएं हैं। आगे आ जाइए। चीजें मैंने नोट किया है, विभिन्न जगहों से उठा कर हमने रखा है ताकि आपके एनवायरमेंट में बैठे यहाँ से जब परीक्षा में आपके आता है। देखिए एनवायरमेंट में जो भी चीजें बता दिया मैंने, अब कुछ चीजें यहाँ समझ लीजिए कैसे कैसे कुछ प्रश्नावली हैं, कुछ चीजें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का यौगिक है, मिश्रण। यौगिक है कि मिश्रण क्या चीज है, तो इसका क्या बोलेंगे, वायुमंडल को क्या बोलेंगे, इसको मिश्रण कहेंगे। मतलब नहीं बल्कि मिश्रण है ये। यौगिक का मतलब होता है, यौगिक का मतलब, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, कोई बताए, कोई बताए हमको यौगिक मिश्रण में क्या, कोई बताए भाई। कौन कौन जुड़े हैं भाई, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, देखूंगा तो कट जाएगा अभी ये। 4 लोग जुड़े। चलिए ठीक है, बता दीजिए भाई यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक मतलब दो गैस, यौगिक। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इस परीक्षा में बार बार पूछा गया चीज है, विज्ञान से है आपके। यौगिक का मतलब होता है कि समान अनुपात, मतलब एक अनुपात फिक्स। जैसे मैंने कहा कि आपका, मैंने पीतल का नाम ले लिया, पीतल एक यौगिक है, उसमें फिक्स होता है कितना कितना परसेंट उसमें क्या क्या मिलाया जाएगा, उसमें एक फिक्स होता है, मतलब कितना परसेंट तांबा, कितना परसेंट क्या मिलाएंगे उसमें आप, मतलब एक निश्चित अनुपात जिसका हो उसे यौगिक कहते हैं। जिसका अनुपात निश्चित ना हो उसको मिश्रण कहते हैं। जिसका अनुपात निश्चित ना हो कितना उसको मिश्रण कहते हैं। ये अंतर दोनों में। चलिए, तो पृथ्वी का औसत तापमान देखिए 15 सेंटीग्रेड दिया यहाँ पे है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसको परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 सेल्सियस। एक चीज और यही बता दीजिए हमको, बता पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5-10 कितना है, 5। 5। चलिए सही है, चलिए सही जवाब आपका है। फिर अगला देखिए, पृथ्वी के साथ कांटे का हुआ, सही बात है। चंद्रमा पर जिस ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण कम है क्षमता उसकी, वहां पर वायुमंडल नहीं टिकता है। पृथ्वी पर इसलिए टिका क्योंकि वायुमंडल ज्यादा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा खींचती है, चंद्रमा पर अच्छा हिस्सा है, इसलिए वहां पर टिक नहीं पाता है। वहां पर वायुमंडल ऊपर चला जाता है, हवा उसकी यहाँ पर टिकती है। अगला है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, CO2 आपका जलवाष्प जो होता है कितनी ऊंचाई तक मिलता है, इसका जवाब 90 किलोमीटर है, कितनी ऊंचाई तक मिलता है। अगला देख लीजिए, कलम ये कहाँ पकड़ लेती है, कलम पकड़ने वाली समस्या जबरदस्त हो गई। चलिए ऐसे चलता हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल में उपस्थित सक्रिय गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। गैसें मिलती है वायुमंडल में है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, किए थे हम, आर्गन 93% आर्गन गैस होती है। और देखिए नैनाभ्याम दृश्य जो बनते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, किसका कारण क्या है, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन जो होता है, इसी कारण से आपको नैनाभ्याम दृश्य बनते हैं। चलिए अगला का कारण जो यहाँ पे वायुमंडल में अक्रिय की मात्रा है, अक्रिय गैस एनवायरमेंट के हैं कि परसेंटेज क्या इसका है, 5 मिनट में कल आपको उनका कल लेट हो गया, दूध बनाया, दूध ले लूं मैं, तनी दूध कह के लगवा दियो। तो देखिए
जो कक्षीय गैसें हैं उनका परसेंटेज जो है 0.934% आपका है। और एक चीज और जानिएगा, वायुमंडल में आर्द्रता का ही जो केंद्र बनता है। जो आर्द्रता इकट्ठा जो होती है धूल और नमक के कण के कारण वायुमंडल में आपके आर्द्रता को इकट्ठा करने में, तो आर्द्रता को पकड़ते हैं ये तत्व। आर्द्रता में नमी होती है। चलिए अगला देखिए यहाँ से, इतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए अगर आप, जो तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। इसका जवाब क्या आपका है? इसका जवाब 120 किलोमीटर ऊपर चले गए अगर आप जो है, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। अगला है, इसको देख लीजिए, कौन सी वायुमंडलीय परत कभी भी विषुवत रेखा के ऊपर लुप्त हो जाती है? इसके पहले चर्चा हमने किया था कि एक वायुमंडलीय परत है जो कभी कभी लुप्त हो जाती है विषुवत रेखा पर। इसका जवाब आपका समताप मंडल है। रेडियो की तरंगें किस मंडल से पृथ्वी पर वापस चली जाती हैं? जवाब आपका आयनमंडल है। वायुमंडल की समस्त जलवायु मंडल की सारी गतिविधियां जो होती हैं तो मंडल में आपके होती हैं, चर्चा हम कर चुके हैं। अगला देखिए, इसमें प्रश्न आपका है, नागरिक उड्डयन की दृष्टि से वायुमंडल की कौन सी परत उत्तम मानी जाती है? जो उड्डयन होता है, उड्डयन मतलब होता है जो वायुयान चलते हैं, सबसे उत्तम परत आपके समताप मंडल है। एक देखिए, समताप मंडल खोज किसने किया था? यहाँ मिला हुआ है डिजरेंट डिबोर्ट। डिजरेंट डिबोर्ट ने जो है 1902 ईस्वी में समताप मंडल की खोज किए थे। ताप मंडल ये किसे कहते हैं? इसकी ऊंचाई क्या है? 60 किलोमीटर के ऊपर जो आपका आयन मंडल है, उसी मैंने बताया था ना, 80 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल विस्तार, तापमंडल, वायुमंडल का जो विस्तार उसको हम तापमंडल के नाम से जानते हैं। उसको हम थर्मोस्फीयर या आयनमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो 60 से कहां तक बताइए? 80 किलोमीटर यहाँ से। तो 80 से कहां तक है वो आपका आयनमंडल? कोई बता दे। 80 किलोमीटर से कहां तक आपका आयनमंडल है? आयनमंडल को तापमंडल के नाम से भी जानते हैं। 18 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर आपका है तापमंडल, या इसी को वायुमंडल या इसी को जो है थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तापमंडल का आपका मतलब होता है आपका है ये आपका आयनमंडल। आयनमंडल की ऊंचाई आपकी जो है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक है। अगला देखिए, ये परीक्षा आईएएस में प्रश्न आपका आईएएस में आया हुआ है। प्रश्न बड़ा आसान है, जवाब भी आपको मिलना चाहिए इसका आप लोगों के द्वारा। जवाब तो लिखा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब नीचे से ऊपर जाना आपको है। देखिए, सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है, उसके बाद कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आपका जो है आयन मंडल। यहाँ बहिर्मंडल का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। मतलब बहिर्मंडल कभी कभी आपको गायब भी मिलेगा। तो सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल आपका जो है मोनोस्फीयर, समताप मंडल आपका जो है इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम याद नहीं आ रहा है। मंडल को आपको मोनोस्फीयर, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर। और देखिए, अवरोही क्रम लिखा है यहाँ पे। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? पहले बड़ा अब छोटा, मतलब पहले ऊपर से नीचे आपको आना है। अवरोही क्रम माने ऊपर से नीचे आपको आना है। घटता क्रम, तो पहले सबसे ऊपर कौन आपका आयन मंडल है, उसके बाद आपका मध्य मंडल है, उसके बाद आपका समताप मंडल, सबसे नीचे कौन सा आपका क्षोभ मंडल। तो उल्टा दे दिए, मान लिया अवरोही क्रम में दे दिया आपको, तभी दिमाग रखना है। अवरोही क्रम कुछ और नहीं, बस उल्टे ऊपर से नीचे आना आपको है। देखिए, वर्णात्मक अवशोषण, मैंने कहा कि कलर जो होते हैं वे आपके आकाश में जो बैगनी रंग दिखता है, आसमानी रंग का आकाश जो दिखाई पड़ता है, वो कौन सा मंडल है? आप लोगों ने बताया कि ओजोन मंडल। ये चीज यहाँ दिया हुआ है कि वर्णात्मक अवशोषण मतलब रंगों का शोषण किस मंडल में होता है? रंग किस मंडल में भी करते हैं? इसका जवाब क्या आपका है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल। इसका देखिए, अगली चीज यहाँ पे है कि 50% द्रव्यमान वायुमंडल जो होता है उसका 50% भाग कितनी ऊंचाई तक मिलता है? इसका देखिए जवाब लिखा हुआ है 5 से 6 किलोमीटर। 5 से 6 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल का 50% भाग आपका मिलता है।
आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न आता है। अगला आपका प्रश्नों का क्रम जो है वो सारी चीजें, वायुमंडल का संगठन किस भाग में स्थिर रहता है? मतलब सबसे वायुमंडल का संगठन जो होता है किस भाग में स्थिर रहता है? इसका भाग निचला भाग मतलब क्षोभ मंडल। तो मंडल में स्थिर रहता है। समताप मंडल की ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? ये भी चर्चा इस पर मैंने किया। समताप मंडल का ऊपरी पोर्शन होता है, उसका तापमान कितने % हो जाता है? कितना तापमान उसका रहता है? इसका 0 सेल्सियस। मतलब समताप मंडल का ऊपरी ऊपरी भाग जो होता है उसका तापमान कितना होता है? उसका तापमान 0 सेल्सियस तक पहुंचता है। मानव जीवन के सबसे उपयोगी मंडल कौन सा है? मानव जीवन के लिए जिस मंडल में रहता है उसका नाम क्या है? इसका जवाब आपका रहेगा क्षोभ मंडल। या जीवन किस मंडल में है? इसका जवाब आपका क्षोभ मंडल है। वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? तो जवाब है यहाँ पे ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षा, ये सारी चीजें जो है वायुमंडल की महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए इसको बंद करके हम प्रश्न के क्रम पे चलते हैं। जाना इसमें नीचे है कई चीज, चलिए थोड़ा देख लीजिए। देखिए सूर्य, बताओ भाई सूर्य तप माने क्या होता है? तो बताए भाई सूर्य तप क्या है? ये सूर्य तप का मतलब क्या होता है? सूर्य सूर्य के द्वारा जो प्रकाश या जो ऊष्मा मिलती है उसी को सूर्य तप सूर्य कहते हैं। और धरती पर सबसे अधिक मात्रा में सूर्य तप जो प्राप्त होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय माने विषुवत क्षेत्र जो आपके हैं, वहाँ सबसे अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। और वहाँ उसका मात्रा क्या है? 320 वाट वर्ग मीटर। 320 वाट जो है वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर उसको वहां पे मिलता है आपके विषुवत रेखा पर। सूर्य तप सबसे अधिक आपकी विषुवत रेखा पर या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। अगला देखिए सबसे कम कहाँ पे प्राप्त है? सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा कितनी है? या ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम कहाँ पे मिलता है? इसका जवाब क्या रहेगा आपका? ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम मिलता है। और वहां पे क्या है एवरेज क्या है? 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे 70 वाट यहाँ पे ध्रुव क्षेत्रों पर और 320 वाट आपका जो है विषुवत रेखी क्षेत्र पर है। अगला है एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपों में महासागरों में, मतलब महाद्वीप हो और महासागर हो, सबसे अधिक सूर्य तप कहाँ पे प्राप्त होगा? तो सूर्य की सबसे गर्मी कहाँ मिलेगी? यहाँ दिया हुआ है महाद्वीपीय भाग में, मतलब जो जो जमीनी क्षेत्र जो रहेगा वहां पर सबसे अधिक मिलेगी। पानी क्षेत्र में जो पानी वाला क्षेत्र रहेगा वो पानी में सब मिल जाएगा, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो महाद्वीपीय भाग में सबसे अधिक सूर्य तप मिलेगा। अगला देखिए एल्बिडो। बताओ एल्बिडो क्या चीज है भाई? एल्बिडो क्या चीज है? ये को काम करके आपके बताइए एल्बिडो क्या चीज है? ये एल्बिडो क्या है? देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एल्बिडो क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तन भाग को एल्बिडो कहते हैं। ये एल्बिडो मतलब इसे गिरे यहाँ पे और ये वो निकल जाए, इसको एल्बिडो कहते हैं। तो यहाँ क्या मतलब किसी सतह पर विकिरण की ऊर्जा के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। और पृथ्वी पर सूरज की धूप किरण गिरी पृथ्वी पर और यहाँ से पुनः निकल के पुनः ऊपर लौट जाए, उसी को एल्बिडो कहते हैं। इसका यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है पृथ्वी की सतह का औसत एल्बिडो कितना है? मतलब पृथ्वी के ऊपर जो प्रकाश सूरज का गिरता है कितने % ऊपर लौटता है? इसका जवाब क्या आपका है? 29 से लेकर के 34% जो है, जो भी धरती पर सूरज की गर्मी मिलती है उसका 29 से 34% भाग कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में लौट जाता है। कंफर्म हुई आप लोग एल्बिडो क्या चीज है? अगला देखिए, अगला आगे इंपॉर्टेंट कम थोड़ा सा है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे आ जाइए, चलिए नीचे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जब कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकती हैं तो 66 66.5 उत्तरीय अक्षांश दिन की ओर कितने घंटे की होती है? बता दीजिए भाई। तो कर्क रेखा पर जो सूरज चमकता है, कर्क रेखा पर, इस पर रेखा पर हमारा भारत स्थिर है, तो उस समय जो है उत्तरीय अक्षांश पर, उत्तरीय अक्षांश जो है दिन की ओर कितने घंटे की होती है? यहाँ लिखा है 24 घंटा। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब दिन वहां रात दिन नहीं होता है उस समय।
होता है। बोलिए भाई, रात दिन होता तो वो फिर जो घंटा देता कैसे? भाई दिन तो 12 घंटे का हेलो, होता है ना, दिन तो 12 12 घंटे का घंटा ही होता है, तो 24 घंटा कैसे दिया यहाँ पे? कर्क रेखा पर मतलब आपके 21 जून को सूरज जब कर्क रेखा पर होता है उस टाइम पे 33.5 अंश, 66.5 अंश जो आपका है उस पर अक्षांश पर दिन कितने घंटे की होती है? 24 घंटा। मतलब वहां पे उसमें दिन रात नहीं होता है, उसमें दिन 24, उसमें सूरज डूबा होता नहीं, दिन उसमें रात में भी सूरज नहीं डूबता उस दिन है। चर्चा इस पर मैंने किया है आपके दिन में, आपके क्या बोलते हैं नॉर्वे में, नॉर्वे में क्या ना होता है उस ना दिन है? आपके उसमें जिस दिन सूरज आपका 21 जून को आपकी कर्क रेखा पर होता है उस दिन नॉर्वे में रात नहीं होती है। मतलब क्या हो गया, मतलब उस दिन 24 घंटा सूरज क्या होगा, दिखाई पड़ेगा उनको, तो उसमें रात भी नहीं होती है। मैंने इस पर भी बताया आपको है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात जो होती है, चर्चा मैंने इस पर किया है। सूरज आपका जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणायण जब होता है दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर जो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये जो 66.5 अंश जो दिया हुआ है, और जो कर्क रेखा पर, कर्क रेखा माने कर्क रेखा पर सूरज कब होता है बताओ, कर्क रेखा पर सूरज कब होता है? 21 अभी मैंने बताया 21 जून को। मकर रेखा पर कब आता है? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर 22 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। विषुवत रेखा पर सूरज कब होता है? विषुवत रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर। तो बताइए विषुवत रेखा पर सूरज कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कर्क रेखा पर होता है। नहीं, सूरज जो विषुवत रेखा पर हाँ होता है 21 मार्च और विषुवत 23 सितंबर विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत इसी रेखा। दिन पूरे भारत, पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व में क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। चलिए आगे आ जाइए। चलिए मैं सीधे ले चलता हूँ आगे आपको। एक शब्दावली यहाँ पे गुप्त उपमा देख लीजिए, बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़े। ये यहाँ लिखा हुआ है कि विशिष्ट उष्मा लिखा है, शब्दावली यहाँ विशिष्ट उष्मा लिखा हुआ है। विशेष उष्मा क्या होती है भाई बताओ, किस पदार्थ की सबसे अधिक विशेष उष्मा होती है? पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, बता दीजिए। विज्ञान का प्रश्न है, विज्ञान में मैंने बताया आप लोगों को, चर्चा इस पर किया है विशिष्ट उष्मा को लेकर। जल की लिखा हुआ है, जल की जल विशिष्ट कितना होता है, इसकी विशिष्ट उष्मा कितना होती है, जल की कितनी होती है? जल की जो 2.5 है गुना। स्पेशल हीट कितनी होती है? इसका एक होती है, जल की विशिष्ट उष्मा एक होती है, और जो है स्थल से इसकी उष्मा 2.5 गुनी अधिक होती है। एक बट्टे अगर इसका करेंगे तो 1:2 जो है 2.5 हो जाएगा, मतलब इतना 2.5 गुना कम इसकी है। जल की विशिष्ट उष्मा एक है तो जल की क्या रहेगी, उसमें बट्टे करेंगे तब निकलेगा वो, मतलब 2.5। अगला आपका यहाँ पे है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई, यहाँ यहाँ लिखा जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, यहाँ लिखा एक होती है। तापमान की प्रतिलोमता क्या है? इसका दिया है यहाँ पे, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अभी इसके पहले क्या था, ऊंचाई के साथ तापमान में घट रहा था, यहाँ वृद्धि हो रही है, इसी को तापमान की प्रतिलोमता कहते हैं। आपके समताप मंडल में आप जब पूछेंगे, करेंगे समताप मंडल में, तो वहां पे ऊंचाई के साथ जो है तापमान में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। और आपके मध्य मंडल में तापमान जो तेजी से बढ़ता है, वहां तक 100 तक पहुंच, लास्ट में 100 तक 80 तक पहुंच जाता है। लेकिन आपके आपके क्षोभ मंडल में तापमान, ऊंचाई का तापमान घटता है,
मंडल में आपके। अगला देखिए यहाँ पे है भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश जो आपके हैं, इसमें कि दिया वार्षिक तापांतर कितने से अधिक नहीं होता। मतलब वार्षिक तापांतर जो तापों का जो क्रम है वह मात्र जो है 2 से 3%, 2 से 3 अंश सेल्सियस ही घटता बढ़ता है। मतलब पूरे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े, यहाँ पर तो शीत ऋतु आती ही नहीं है। विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो ठंडी ऋतु नहीं आती है। तो परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ दे कि किस रेखा पर जो है ठंडी नहीं होती है, तो जवाब क्या देंगे आप? जवाब आप विषुवत रेखा देंगे, क्योंकि वहां पर ठंडी जो है आते ही नहीं है, होते नहीं है। चलिए बताइए हवा क्यों, पूर्व पश्चिम हवा क्यों चलती है? यहाँ लिखा है पवन की उत्पत्ति का क्या कारण है, आखिर हवा क्यों चलती है, इसका उत्पत्ति कारण क्या है? इसका जवाब है, मेरी आवाज मिल रही है ना? वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर। मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को? मिल रही है। वायुदाब में अंतर, निम्न वायुदाब की तरफ जो वायुदाब चलती है, जहाँ पे वायुदाब कम होता है वहां पर जो है जो उच्च वायुदाब क्षेत्र होते हैं वहां से हवाएं जो है निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ने का प्रयास। इससे क्या होता है कि दिन में जो है समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलती है और रात्रि में नहीं उल्टा हो गया। दिन में जो होता है स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलती हैं और रात्रि में क्या होता है समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं। तो जिसका वायुदाब घटता बढ़ता उसी हिसाब से जो है, मतलब वायुदाब के हिसाब से हवाएं चलती हैं। चलिए देखिए पवन वेग, चलिए छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए आपके काम का है, वायुदाब का सतत अवलेखन किस यंत्र से किया जाता है, मतलब वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, जवाब यहाँ पे है आपका बैरोग्राफ या बैरोमीटर। बैरोग्राफ से जो उस पर लेखन होता है, तो बैरोमीटर यंत्र का नाम है। बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। एक प्रश्न परीक्षा में कई बार घुमा के पूछता है, बैरोमीटर का तापमान दाब अगर एकाएक घट जाए तो क्या होगा? अधिक तूफान, झंझावात, मौसम साफ रहेगा, क्या होगा बताइए भाई? बैरोमीटर का बैरोमीटर का जो है, बैरोमीटर जो आपका होता है, अगर उसका एकाएक वायुदाब घट जाए तो क्या होगा? तो जवाब दे दे, उसमें आधी तूफान आता है। इसी तरह से परीक्षा पूछता आपसे थर्मामीटर का या बैरोग्राफ है मानिए, बैरोमीटर है मानिए, जो है अगर एकाएक उसका जो है घट जाएगा, अगर बढ़ जाए तब क्या होगा बताइए? अगर बढ़ जाए तब, आधी बढ़ जाए तब क्या होगा? अगर ये बढ़ जाए, घटे ना बढ़े तब क्या होगा? मौसम साफ हो जाए। मौसम का तो ठीक है। चलिए तो परीक्षा में कई बार आया बरखोयांश। बरखोयांश कहाँ पड़ता है? बरखोयांश कहाँ पड़ता है? ध्रुव धरती का कहते थे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप नहीं बरखोयांश है, कोई और है ठंडा उत्तर में। तो ठंडा अफ्रीका में ठंडा पड़ेगा। सबसे गर्म, सबसे सहारा मरुस्थल आपके अफ्रीका में आपके है। सबसे गर्म रहता है अल्जीजिया, वहाँ का जो जिला है 58 सेल्सियस तापमान वहाँ का पाया गया, अल्जीजिया का है, सहारा मरुस्थल में है वो। तो सबसे गर्म है कि सबसे ठंडा है वो अफ्रीका महाद्वीप का? जवाब कोई दीजिए भाई, कोई बताए हमको बरखोयांश कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं, बरखोयांश आपके रूस में है, यूरोप महाद्वीप में है। उसे बरखोयांश तो आप एशिया में ही पड़ता है, एशिया का ही बरखोयांश क्षेत्र है। आपके रूस का कुछ पोर्शन आपके एशिया में, कुछ पोर्शन आपके यूरोप में। हमने चर्चा किया था इसको लेकर के, उसका यूराल पर्वत और आपके क्या बोलते हैं कैस्पियन सागर झील, कुछ झील नदियां मिलकर के दोनों को पार्ट में बांटती हैं एशिया यूरोप को। रूस के अधिकतम पार्ट रूस का जो है आपके एशिया में है, कुछ पार्ट रूस का। जो बैकाल झील आपके कहाँ पड़ती है, किस महाद्वीप में बैकाल झील है? बैकाल झील आपके जो है रूस में है और किस एशिया में है? बरखोयांश में आपके जो है एशिया में है, इसी महाद्वीप में बरखोयांश पड़ता है। बरखोयांश को धरती का शीत ध्रुव कहते हैं, रूस में पड़ता है। आगे देखिए मैं कुछ पवनों को नोट किया, यहाँ पे पर्वत पूछता आपसे है कि कौन सी पवन कहाँ जाती है।
जरा इसको देख लीजिए एक बार, तब तो हम सूत्र पे आएंगे, कैसे ले चलेंगे आपको। चिनकूक, चिनूक, राखी एवं पूर्वी ढाल पर यूएसए। राखी पर्वत कहाँ मिलता है बताइए भाई, राखी पर्वत कहाँ पे है? राखी पर्वतमाला कहाँ पे है? अमेरिका में सर। कौन सी अमेरिका, उत्तरी की दक्षिणी? उत्तरी। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आपके अमेरिका महाद्वीप अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है ये, उत्तरी जी। अमेरिका में। कनाडा दिख दिया, कनाडा और आपका यूएसए तो मेन आपके देश आपके उत्तरी अमेरिका के हैं। और दक्षिण अमेरिका में आपका इंडीज मिलेगा आपको, जिसे राखी यहाँ पे है वैसे वहाँ पे इंडीज मिलेगा। और एक चीज और, घास के मैदान को लेकर बात करेंगे यहाँ पे हम, कई बार पूछा भी आप लोगों से उत्तरी दक्षिणी को लेकर के। पंपास आपके दक्षिणी अमेरिका में है। और आपके जो है कि बोलते हैं, जो आपका प्रेरीज एरिया आपका उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी कहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, और पंपास आपका जो है दक्षिणी अमेरिका में। चलिए ठीक है, आ जाइए। देखिए फान हवाएं चलती हैं। अल्पस पर्वत, अल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। अल्पस पर्वत जो है यहाँ पे फान हवाएं जो चलती हैं। स्विट्जरलैंड को धरती का सूर्य कहते ही हैं, जानते ही आप लोग हैं। जर्मनी में नाजीवाद, आपका हिटलर। ऑस्ट्रिया में, चलिए ऑस्ट्रिया को छोड़ दीजिए। चलिए देखिए अगला आपका चिमू में है। ये भी आपकी एक हवा है, गर्म हवा आपकी है। सहारा और अरब मारुस्थल जो आपका है, आपके सिमूम आपकी वहां चलती है, सहारा अरब मारुस्थल में। आपके मुस्लिम, ये भी आपके सहारा मारुस्थल में ही है। मिस्र, मिस्र कहाँ पड़ता है भाई? किस मारुस्थल में मिस्र बसा हुआ है? मिस्र किस मारुस्थल में बसा हुआ है तो बताए? मिस्र जो किस मारुस्थल में बसा हुआ है? नहीं पता है? अरे भाई मिस्र आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के बीच में आपका सहारा मारुस्थल में, बिल्कुल सही जवाब का सहारा मारुस्थल में है। उसी में बीच में नील नदी बहती है, और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी तो निकलती कहाँ से बताओ जरा तुम, नील नदी निकलती कहाँ से? नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? कई बार पूछा मैंने, कई बार बताया इसके बारे में, तो बताए तो। गंगोत्री। गंगोत्री तो निकलती, गंगोत्री तो गंगा निकलती है। सर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? वो नील नदी कहाँ से निकलती है? कई बार बताया मैंने, आप लोगों को याद नहीं होगा, समस्या ये है। आज याद कर लीजिए, विक्टोरिया झील है वो, विक्टोरिया झील। नील नदी कहाँ गिरती है जाकर? मुहाना नील नदी कहाँ पे? नील नदी का मुहाना कहाँ पे है? नील नदी का मुहाना कहाँ पे है? कोई बताए? नील नदी का मुहाना नील नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में, भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर, अरब सागर नहीं, भूमध्य सागर। नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है, और नील नदी जो है झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी सहारा मारुस्थल में बहती है। चलिए आगे आ जाइए। हरपटन एक गर्म हवा है, कहाँ बहती है? सहारा मारुस्थल में बहती है। सिराको, सिराको हवा का नाम है। ये अफ्रीका में सिसिली तथा दक्षिणी इटली में बहती है सिराको। चलिए अगला देखिए भाई, यहाँ जरा इधर आ जाइए। मिस्टल फ्रांस और रोन नदी में, फ्रांस में बहती है। बोरा एक है, बोरा। ये भी देखिए, देखिए ठीक लगा यहाँ पे, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टल इंपॉर्टेंट है, बोरा इंपॉर्टेंट है। ये एड्रियाटिक सागर है, ये एड्रियाटिक सागर, यहाँ पर ये बहती हवा है। ये ठंडी हवा है, जानिएगा ठंडी गर्म और ठंडी हवा पूछता है। तो आपका चिनको, फान, सिसुम, सिराको, ब्रेकफील्ड, ये सारे जो गर्म हवाएं हैं। और ठंडी हवाओं में मिस्टल, बोरा, और देखिए नॉर्दर्न यूएसए में बहती है। बुरान आपका जो है रूस और मध्य एशिया में बहती है।
ब्लिजर्ड परीक्षा में कई बार पूछा है। ध्रुवी क्षेत्र में इसका प्रभाव है ब्लिजर्ड का। तो ठंडी हवा तो रहेगी भाई, ध्रुव पे बहेगी, ठंडी हवा बहेगी वहां पे। और पुरगा एरो, आगे आ जाइए। जरा देखिए यहाँ पे, देखिए डॉक्टर बिंड परीक्षा में कई बार आया है। डॉक्टर बिंड जो है परीक्षा में गर्म हवा ये है, डॉक्टर बिंड परीक्षा में कई बार आया है। गिनी का तट है ये, शायद अमेरिका महाद्वीप में है, ठंडी खूब पड़ती है और उसी टाइम पे आपकी डॉक्टर बिंड आती है, थोड़ा गर्म रहती है और वहां पे जाकर के ठंडी पहुंचाती है। यामो में जो है यामो हवा जापान में बहती है और संताना कैलिफोर्निया यूएसए, जोंडा इंडीज के मैदानी भागों में अर्जेंटीना में बहती है। बताओ भाई अर्जेंटीना कहाँ पे है, किस महाद्वीप में अर्जेंटीना है? तो बताओ हमको अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है। इंडीज पर्वत कहाँ पे है? इसको देख के दिमाग लगाओ, कम से कम इंडीज पर्वत को देख के दिमाग लगाइए। इंडीज पर्वत कहाँ पे है? उत्तरी राकी उत्तरी अमेरिका में है, इंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। राकी उत्तरी अमेरिका में, इंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में। अर्जेंटीना तो आपको वहीं मिला तब ना, अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिका में है। ब्राजील और अर्जेंटीना सारे बगल में ही है। चलिए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत आपका है। नार्वेस्टर परीक्षा में कई तरह हुआ नार्वेस्टर, तो न्यूजीलैंड और भारत में इसका कुछ प्रभाव इसका होता है। न्यूजीलैंड और भारत में नार्वेस्टर, क्योंकि भारत से संबंधित है ये, इसलिए आपसे पूछ सकता है। सामल मेसोपोटामिया, ये तो मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पे निकली थी, किस नदी किनारे? दजला फरात। दजला फरात नदी कौन सी थे? दजला फरात तो देश का नाम इराक यहाँ लिखा हुआ है, इराक यहाँ लिखा हुआ देखिए, दजला फरात तो इराक लिखा हुआ है। सामल जो है, सामल जो आपके गर्म हवा जो है मेसोपोटामिया इराक और फारस की खाड़ी की ओर जो है बहती है। याद रखिए, आप देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए तो ठंडी चलते हैं। समाप्त हो गया, ज्यादा नहीं बचा है। अगर आप प्रश्नों कम चलेगा, प्रश्न आपको परीक्षा करेगा कि भाई कितना आप लोगों ने याद किया। अगला देखिए आपका है सुखोवे। सुखोवे कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान तक दक्षिणी में बहती है, दक्षिण। और आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। बिलीबिली याद दिया, बिलीबिली ये परीक्षा में कई बार आया, बिलीबिली बिलीबिली याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली है। और यहीं पर एक डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। डाउन्स, डाउन्स कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे नीचे कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया। सबसे नीचे कौन? डाउन्स, डाउन्स के घास मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में ही है। डाउन्स घास मैदान आपके जो जो दो नदियां कौन कौन सी ऑस्ट्रेलिया में बताइए भाई, दो नदियां ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी बहती है ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मरे डार्लिंग। मरे और डार्लिंग। एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। आपके कंगारू का देश कहते हैं, कंगारू यहाँ भी मिलते हैं। अरे डार्लिंग एक कंगारू, ही है ना, एक ही नदी है ना। हाँ नदी तो दो मरे डार्लिंग बनती है, मरे एंड डार्लिंग। नदी तो एक है, मरे आती है, डार्लिंग आती है, दोनों इकट्ठा। कर्नाटक में तुंग और भद्रा नदी बहती है, तुंग और भद्रा, और इकट्ठा होकर क्या बन जाती हैं? इकट्ठा होकर तुंगभद्रा बन जाती है। तो नदियां दो हैं, मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं, दोनों इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होकर क्या बनती है? बन जाती हैं मरे डार्लिंग बन जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां हैं, इकट्ठा होकर मरे डार्लिंग बनती है। तुंगभद्रा का नाम नहीं लिया, बताओ तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है, भद्रा तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में, तुंगभद्रा भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में आपके है। मैंने नाम बताया था कि आपका दंडेरी, सोमेश्वर और सोमदेव, आपका बनरघट्टा, ये सारे जो अभ्यारण्य आपके जो है कर्नाटक में आपके हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के अभ्यारण्य, पूछे गए।
चलिए अब हम सीधे प्रश्न पे ले चलेंगे, आपको आगे छोड़ देते हैं। आगे जो भी चीजें हैं एक बार मैं दिखाऊंगा, सिर्फ धीरे से आप आराम से देख लीजिए। संसार के किस खंड में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपके जानते भूमध्य रेखीय पेटी जो होती है, सबसे अधिक वर्षा भूमध्य रेखीय पेटी पर, और मानसूनी तटीय प्रदेश जो होते हैं पर्वतों की ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए एक चीज और यहीं से जानिएगा, ओला यहाँ पे दिया हुआ, ओला तो मिलस्टोन के नाम से जानते हैं। और संसार के ओलावृष्टि के क्षेत्र, ओलावृष्टि के क्षेत्र में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ओलावृष्टि होती है? मतलब क्या बोलते हैं, ओला माने पत्थर की बरसात, मतलब क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि का मतलब क्या होगा भाई, बताइए कोई? बर्फ वाली बरसात जहाँ पे होती है, जहाँ बर्फीली बरसात होती है, दोनों ध्रुवों पर, दोनों गोलार्धों के 30 से 60 अक्षांशों के मध्य में जो है आपकी बर्फ वाली बरसात होती है। आपके भारत में अगर बात करेंगे तो आप जम्मू कश्मीर यहाँ ऐसा है जहाँ पे बर्फीली बरसात होती है, बर्फ होती है वहाँ पे, और वही बरसात का काम करती है। सब हो गया। और अंतिम देख लीजिए यहाँ पे जो आपके बड़े काम के हैं, कृत्रिम वर्षा, बहुत काम गया आपके परीक्षा में, कार्बन विज्ञान प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, जो रेन होती है, प्रथम बार जो बरसात कराए थे उनका नाम विंसेंट जे, और एक किससे करवाए थे? ठोस कार्बन से करवाए थे। ठोस कार्बन से पहली बार बरसात करवाए थे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से करवाए थे। CO2 आपका जो ठोस CO2 से बरसात करवाए थे 1946 में USA में करवाए थे। लेकिन वास्तव में बरसात का जो बरसात का प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, किस कृत्रिम का किसका इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम बरसात में? वहां जवाब क्या देंगे आप लोग जो है, ये देखिए जो दिया हुआ है, सिल्वर आयोडाइड दिया हुआ है। और इसको प्रथम बार किसने करवाया था? बिली वान गुट ने करवाया था। USA में भी हुई थी प्रथम बार कृत्रिम वर्षा। तो सिल्वर आयोडाइड से प्रथम बार कृत्रिम वर्षा जो है बिली वान गुट ने USA में करवाया था। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से प्रथम बार वर्षा 1946 में किसने करवाया था? विंसेंट ने एविंग लैम्बर ने करवाया था। और मानचित्र जो होता है, इसमें वर्षा का वितरण जो होता है, मानचित्र वर्षा का वितरण कैसे दर्शाया जाता है? इसको माइसो हाइट, एक रेखा होती है कृत्रिम काल्पनिक रेखा, इसको माइसो हाइट कहते हैं, जिससे हम दिखाते हैं कि मतलब वर्षा का क्षेत्र क्या क्या है, लाइनें कौन किस लाइन पर कितनी वर्षाएं होती हैं। ये आपका समाप्त हो गया। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। चलिए प्रश्न उत्तर पर आ जाइए आप लोग। आपने पढ़ा जो उसका जवाब दे दीजिए। अब अभी तो पूरा होगा। चलिए कुसुम, अर्चना, सुनील, सुनीता और संगीता और जूही जुड़ी हुई है। बाकी लोगों का सवाल तो जवाब तो नहीं मिला है। चलिए तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए। आगे प्रश्नावली आपको खुल रही है, देखिए। चलिए खुल गया प्रश्न आपका है, सबको दिखाई पड़ रही है? हेलो, हाँ बताइए। हेलो, क्या स्क्रीन दिखाई पड़ रही है लोगों को? क्या सभी लोगों को स्क्रीन आवाज नहीं दिख रही है? क्लियर जी। हाँ दिख रहा। मेरी आवाज भी आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है सर। आ रही है, ये ठीक है, आ रही तो अच्छी बात है। ये पहला प्रश्न इसमें है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो कितना % भाग वायु मिलता है 29 किलोमीटर तक? जवाब इसका यहाँ पे देख लीजिए। आपका जवाब है 97%। जवाब 29 किलोमीटर तक जो है
97% जो है जलवायु की आपका जो हवा होती मिलती है। अभी इसके पहले प्रश्न का इसके पहले एक जवाब आया था कि मतलब 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद ऊंचाई तक जो है 50% जो है हवाओं के जो है वायुमंडल आपका मिलता है 5 से किलोमीटर तक। 29 किलोमीटर तक क्या हो गया आपका 97% आपका वायुमंडल मिला। अगला आइए, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है क्या भाई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प, क्या सही कहेंगे? सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या वायुमंडल का है आपका? जवाब क्या सही करेंगे यहाँ से? कोई बताए, कोई जवाब दे इसका, क्या सही करेंगे? इसका जवाब होगा, मैं करता हूं मैं, जलवाब सही है। जवाब का जलवाब सबसे अस्थायी चीज जो आपके वायुमंडल का जलवाब है। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? बताइए। कुछ पूछना चाह रहा है? चलिए, तो क्या सही बताओ, क्या सही करेंगे यहाँ पे? सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? भाई नाइट्रोजन ही तो होगा। कितने परसेंट है नाइट्रोजन? 100% है। किसी की आवाज लग रहा फंस रही है, जवाब नहीं मिला आपका, लग रहा कमजोर हो गया है। आवाज नहीं आ रहा है सर क्लियर। हमारी आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क तो सही हमारे यहाँ है, आवाज आनी चाहिए। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका जवाब आपका रहेगा, जवाब आपका इसमें आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही इसका है, 78% लगभग है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आपका 21% है। हाइड्रोजन आपका 0.00 करके लंबा लंबा चलेगा। इसका इंपॉर्टेंट आपके लिए CO2 का है 0.036% आपका जो है CO2 का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है वायुमंडल? बता दीजिए, जवाब दीजिए पढ़ना। आर्गन। कितने परसेंट है? कितने परसेंट? 0.93%। ये बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही आपका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति से, पृथ्वी की गति के संघर्ष से। कैसे करेंगे यहाँ पे? मतलब जो हमारा एनवायरमेंट जो गर्म होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या सूरज गर्मी से गर्म होता है, पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से गर्म होता है, पृथ्वी की गति से गर्म होता है? आपका जो तापमान इसका 15 सेल्सियस जो है, सूर्य की किरणों। और कोई जवाब दे दे? जवाब और दे दे। पृथ्वी से विकिरण द्वारा। हाँ, यही पृथ्वी से विकिरण द्वारा था। इसका दूसरा वाला नंबर सही है। पृथ्वी विकिरण के दौरान जो है 34% लगभग 34% धरती पर जो सूर्य किरणें पड़ती 34% विसरित करती है यहाँ से पृथ्वी अंतर भेजती है, और वही चीजें जो धरती को गर्म रखती है। और आप जानते हैं धरती का औसत तापमान कितना है? पढ़ना, धरती का औसत तापमान 15 सेल्सियस। चलिए सही जवाब है। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को खाता है? तो सबसे अधिक गैस कौन है? तो पहले कम, तब उससे ज्यादा, तब उससे ज्यादा, कौन सा दिखाएगा इसमें? बता दीजिए भाई, कौन सा हिस्सा है जो बढ़ते क्रम में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो घटते क्रम में हो जाएगा, बढ़ते क्रम में कहाँ हुआ? क्या सही करेंगे? क्या है? अवरोही क्रम में पूछ रहा है, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में बढ़ती मात्रा में है ना, गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। मतलब पहले कम, तब उससे ज्यादा, तब उससे ज्यादा, तब उससे ज्यादा। सी वाला सर होगा, सी वाला।
सी वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन से ओजोन बहुत कम है, ओजोन पहले होना चाहिए, ओजोन तो पहले होना चाहिए, सही काम है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही नहीं है। देखिए पहली बात ये जानिएगा, सब्सटेंस में आपका नाइट्रोजन आएगा, लेकिन सी वाला जो आपने सही किया हुआ है, देखिए इसमें पहला वाला सही होता, पहला वाला ये वाला सबसे पहले ओजोन सबसे कम मात्रा है, CO2 की मात्रा ज्यादा उससे है, नाइट्रोजन की मात्रा उससे अधिक है, और सबसे अधिक आपका जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये पहला वाला सही होगा जी। देखिए सबसे कम मात्रा आपका 0.0 के बाद 6 जीरो लगाइए, किसी के लिख दीजिए, आपके ओजोन की मात्रा है 0.03 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और 21% का ऑक्सीजन है, 28% आपका जो नाइट्रोजन है, ये बढ़ते क्रम में आपका है, ये बढ़ते क्रम में आपका पहला वाला है, पहला वाला सही करेंगे इसमें आप। नजदीक जवाब देख लो इसका, वही जवाब सही आपका है। ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड के आगे जो क्रम है आपका वो सही है। अगला देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? परीक्षा में बार बार पूछता है, और मैंने बताया भी था, अभी आप बताइए कौन सी गैस जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस के लिए? CO2 सर CO2 जवाब बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? CO2 से, मतलब डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणों से जाती है कौन सी गैस हमको? O3 ओजोन सर। ओजोन है, धरती का रक्षा कवच ओजोन बिल्कुल, धरती का रक्षा कवच कहते हैं, ओजोन ही है, धरती का इसको रक्षा कवच कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य के तीव्र विकिरणों द्वारा चले होगी, उसमें क्या प्रश्न आपका है? से परावर्तित अवशक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूपृष्ठ से परावर्तित अवशक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या बोलेंगे? सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंपीय प्रभाव, क्या सही करेंगे? इसका जवाब सौर तापन सही होगा, मैं देख लेता हूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव तो नहीं है, इसका ग्रीन हाउस प्रभाव तो नहीं सही है, वही लग रहा है हमको भाई, मतलब उसी में लगी ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो इसे ग्रीन हाउस प्रभाव उसको बोलेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव ही होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है आपका धरती पर जो भी चीजें गिरती हैं, जिसके बारे में बताया था मैंने आपको, एक बार चर्चा किया था कि शीशा जो होता है, इसी को शीशा जो होता है या शीशे की तरह आपका जो CO2 काम करती है, शीशे की क्षमता होती, शीशे की विशेषता होती, प्रकाश की किरणों को अंदर जाने देता है वो, लेकिन गिरने के बाद जो गर्मी निकलती है यहाँ पे है, उस गर्मी को वापस नहीं जाने देता है। आपका जो है कि CO2 या आपका जो वायुमंडल आपका तो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। सूरज किरणें तो अंदर मारने एंट्री मारने देता है, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी छुटती है, किरणें छुटती आकर यहाँ धरती पर है, उस गर्मी को वापस जाने नहीं देता है वो। तो धरती पर जो भी किरणें सूरज गिरती हैं और गिर करके वापस आती है, जो गर्मी छोड़ती है उस गर्मी को वापस नहीं जाने देता है, इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आ जाइए आप लोग। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है बता दीजिए भाई, पढ़ देना, कितने % नाइट्रोजन है? 78.03 सी वाला सही है, 78.03। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का भूगोल मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को जो हमने बांटा है कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इसको बांटने का आधार क्या है? तापमान, संगठन, घनत्व, वायुदाब, क्या चीज है? बांटने का कारण क्या है? इसे बांटा गया,
इसका आधार क्या बनाया गया है इसको बांटने का? इसका हमें लग रहा है कारण जो है तापमान कारण इसका होगा, तापमान। तापमान इसका कारण तापमान, तापमान के कारण ये जो है इसे पहले तापमान का बढ़ना घटना, पहले पुनः बढ़ना, पुनः घटना, पुनः बढ़ना, तो 4 भागों में इसलिए बांटा गया उसको। तो मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई क्या लगभग कितनी होती है? सही भाई, तो मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो बताए औसत ऊंचाई कितनी होगी? देखिए ऊपर जो है इसकी ऊंचाई 8 होती है और विषुवत रेखा पर 18 होती है। भाई बीच वाला पोर्शन कौन मिल रहा है यहाँ पे? 14 जी में औसत की बात कर रहा है ना, औसत ऊंचाई की बात कर रहा है ना। देखिए विषुवत पर 8 होती है और विषुवत रेखा पर 18 होती है। औसत माने बीच वाला पूछ आपसे है ना, बीच वाले का मतलब आपका 14 हो सकता है। मैं देखता हूँ जवाब क्या है। 14 सही किया हुआ है, बीच वाला आपका 14 ही सही होगा। औसत का मतलब होता है बीच का मध्य मान जो निकालते हैं तो औसत बोलते हैं। पहला आपका निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, किसको सही करेंगे? ये तो भाई आना चाहिए आप लोगों को। ये देखिए मंडल यहाँ देखेंगे तभी दिख रहा है आप लोगों को बड़ा मात्रा, वो मात्रा लगी हुई है। इसका जवाब क्षोभ मंडल आपका है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई वृद्धि हो जाती है, मंडल बढ़ जाता है। ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में कोई नहीं। क्या सही करेंगे? किस ऋतु में ऐसा होता है? हाँ, गर्मी में तो उसका ऊंचाई बढ़ जाती है। बिल्कुल सही जवाब आपका है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? आपको तुरंत आना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई कितनी है क्षोभ मंडल की? 18 नहीं लिखा हुआ, 18 नहीं लिखा हुआ है। इतना टाइम लगाएंगे आपको? देख नहीं रहे। औसत से 14 है, अधिकतम ऊंचाई 18 है, न्यूनतम ऊंचाई 7-8 है। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास 1 सेंटीग्रेड कितना है? प्रति कितने पे है? 146 पे, 156 पे, 166 पे, 176 पे। क्या सही करेंगे? क्या सही करेंगे इसमें से? सामान्य ताप 146 दिए नहीं, यहाँ पे 146 दिया हुआ है। 146 से बताया था हमने, सही है भाई? 146 बताया था हमने, तो बताया हमको। अभी चर्चा में बताया था 165 बताया था मैंने, 165। तो उसके सबसे नजदीक कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है सी वाला। 166 लिखा है यहाँ पे, और मैंने आपको 165 बताया है। तो 66 लिखा हुआ, 66 सही होगा। देख लेते हैं जवाब इसका। तो 66 लिखा देखो यहाँ पे, तो 66 सही किया गया है। 165 बताया था मैंने आपको। तो अगर उसी के अगल बगल कोई विकल्प उसको सही करेगी। अगर मान लीजिए जवाब नहीं मिल रहा है, उसी के अगल बगल कोई सही लिखा उसको सही करिए। परीक्षा में आपको आप ये दिमाग आपकी जांचता है वो कि आपने घटाई केवल कुछ दिमाग खर्च किया आपने। 165 आपने याद किया था, 165 जगह आपको 46 दिख गया, आपको 66 नहीं दिखाई पड़ा। चलिए आगे आ जाइए। तो मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, सबसे गर्म परत कौन सी है? सूर्य के निकटतम जो है, नहीं, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। सबसे तप्त परत क्षोभमंडल क्यों है? सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसमें उष्मा पैदा होती है। क्या सही करेंगे? भाई क्षोभमंडल सबसे गर्म क्यों रहता है? क्या सही करेंगे? 3 नंबर होगा सर। पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। बिल्कुल। अभी मैंने बताया 34% जो
बिल्कुल सही है, शब्द के कारण होता है शायद। जवाब में भी आपको दिख रहा था, पूरा पूरा मिटा नहीं था। चलिए ठीक है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में क्षेत्र को क्या कहते हैं? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा, वायु सीमा, क्या सही कहेंगे? सीमा के बारे में नहीं बताया मैंने आपको, मध्य सीमा, सीमा कहते हैं, मध्य सीमा, सीमा सीमा होगा, सीमा कहते हैं उसको है। समताप क्षोभ मंडल के ऊपरी का पोर्शन जो होता है क्षोभ सीमा उसको कहते हैं, क्षोभ सीमा। चलिए अगला देख लीजिए। मध्य सीमा जो होता है मध्य मंडल के ऊपरी पोर्शन उसको मध्य सीमा कहते हैं। आगे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, क्या सही करेंगे? जवाब दिख रहा है आप लोगों को, एक चुरकी एक कैप लगी हुई है, तो क्या सही करेंगे? वैसे भी आपको आना चाहिए था। जवाब तुरंत दीजिए इसका। भाई सबसे अधिक वायुमंडल कहाँ मिलता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्षोभ मंडल में सर, क्षोभ मंडल। मैंने बताया 6 किलोमीटर ऊपर तक ही जो है 50% आपको वायुमंडल मिल जाता है। 25 किलोमीटर तक आपका 100 आपका 99% 97% मिल जाता है, 97% मिल जाता है। तो सबसे अधिक आसानता कहाँ पे होगी? क्षोभ मंडल में तो होगी। अगला प्रश्न आपका है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, कहाँ होती है? क्षोभ मंडल, कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। सही जवाब, क्षोभ, हाँ बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? 10 मील तक, 9 मील तक, 6 मील तक, 4 मील तक। किलोमीटर जगह मील दे दिया, आप बताइए कितने मील होता है 1 किलोमीटर में? बताइए भाई, 1 किलोमीटर में क्या मील होता है? 10 मील सर, बड़ा होता है। चलिए जवाब इसका देख लीजिए भाई, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, जवाब देखिए इसका। 10 मील सही किया। 1.3 होता है शायद, 1.3 मील होता है। 1 मील में 1.3 किलोमीटर होता है, वही मिला करके मैं 10 बन गया है। चलिए अगला देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? सबको पता है, जवाब लीजिए इसका। क्षोभ मंडल में। अगला बताइए, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, परिवर्तन मंडल या तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, परिवर्तित करता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है, क्या सही करेंगे? ऊंचाई के साथ घटता है। चलिए जवाब सही आपका है, ऊंचाई के साथ घटता है, ये सही है। समताप मंडल है कहाँ पर है? बीच में होगा ना। वायुमंडल का मध्य प्रदेश, मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, क्या सही करेंगे? समताप मंडल कहाँ पे है? क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित। चलिए सही जवाब है, सीमा के ऊपर आपका समताप मंडल आपका है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में, तापमंडल में, क्या सही करेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ता घटता नहीं है। मैंने समताप मंडल के बारे में चर्चा मैंने किया था अभी आप लोगों को, समताप मंडल के बारे में। तापमान वहां बराबर रहता है समताप मंडल में, इसलिए उसका नाम ही समताप मंडल पड़ा हुआ है। उसका नाम है समताप मंडल है भाई, तो वहां तापमान समान तभी समताप मंडल नाम उसका है। अगला है, ओजोन परत कहते कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में, क्या सही करेंगे? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? सब बताया मैंने, भी बताया आप लोगों को। मंडल में। मंडल में जवाब सही है।
समताप मंडल में है। हाँ। अगला चाहिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से, हाँ बताइए। क्वेश्चन नहीं दिखा रहा था आपको। ठीक अच्छा, नेटवर्क आपने जो हो जाता है तो भाई मैंने तो आज गाना लगा के छोड़ा हुआ है यूट्यूब पे ताकि नेटवर्क ना भागे। यूट्यूब पे गाना चल रहा है, नेटवर्क पकड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? समताप। कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को? सही जवाब आपका है। लेकिन यहाँ पे एक मंडल और दिया हुआ है, ओजोन मंडल दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ से ओजोन मंडल नीचे दिया हुआ है, ओजोन मंडल। समताप मंडल। अगर ओजोन मंडल भी दिया तो सही क्या करेंगे आप? तो आपका जवाब गलत आपका हो गया। ओजोन मंडल। ध्यान दीजिए, ओजोन मंडल मंडल। सही करेंगे, ओजोन मंडल सही करेंगे यहाँ पे आप। आपका है ओजोन परत प्रतिवर्ष 7% की दर से अपक्षय के कारण इसमें 10 बिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। ये छिद्र अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? ओजोन परत के 100% की दर से अवक्षय के कारण इसमें 10 बिलियन वर्ग किलोमीटर का बड़ा छेद बन गया है। ये छेद कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर, ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर ही सही जवाब है। सही जवाब है, अंटार्कटिका के ऊपर बना हुआ है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन, ध्रुव, समताप, वायुमंडल। क्या सही करेंगे? आयन मंडल। आयन मंडल। बताओ लॉन्ग वेव्स को कौन रिवर्स करता है? F1, F2, F1 या E1, E2? कौन कौन वहां से उठाता है उसको, लॉन्ग वेव्स को? F1। अभी मैंने बताया आपको D1, लॉन्ग वेव्स को D1 लौटाता है, और शॉर्ट वेव्स को जो है आप E1, E2 और F1, F2 वापस करते हैं। शॉर्ट वेव्स को E से लेकर के F वापस करता है, लॉन्ग वेव्स को अपन D1 वापस करता है। ये दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आज पूछता है। अगला आ जाइए। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? परीक्षा में कई बार आया हुआ है प्रश्न, जवाब दीजिए। क्या है? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में, वायुमंडल के स्तर में स्थिर होते हैं? संचार उपग्रह जो होते हैं ताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में, किसमें होते हैं? बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ होता है? आयन मंडल में होते हैं। आयन मंडल। आयन मंडल सही जवाब इसका है, आयन मंडल। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? मतलब आपका ओजोन मंडल क्षरण कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबको पता है, जवाब तुरंत दे दीजिए। क्या सही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेडियो की लघु तरंगे, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? अभी बताया मैंने, बताइए। परत यहाँ पर ये परत भी दिया, या परत भी दिया है। क्या सही करेंगे? चलिए जवाब देख लेते हैं इसका क्या सही किया। यहाँ पे यह परत दिया यहाँ पे है, फिलहाल वहां पे ई वाला भी दिया था। तो यह परत शॉर्ट वेव्स के लिए यह परत है, और लॉन्ग वेव्स के लिए परत वाली है। डी सही है। तो मतलब लॉन्ग वेव्स अगर डी है आपका, और शॉर्ट वेव्स अगर आपका तो यह है। और ई वाला भी वहां पे दिया था, अभी आगे ई वाला भी था, लेकिन यहाँ पे ई वाला सही नहीं किया है। अब यह सही, अब यह सही मानिए आप। वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? किस भाग में 90% भाग विद्यमान है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। 90% भाग किस मंडल में है? ऐसा करेंगे। क्षोभ मंडल। हाँ, क्षोभ मंडल सही है। 97% भाग 25 किलोमीटर तक है भाई। 18 तक तो आपका क्षोभ मंडल आपका 18 तक है।
तो 90% यहाँ दिया हुआ, 7% छोड़ दीजिए। अगला, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ताप मंडल, आयन मंडल, क्षुद्र मंडल, ओजोन मंडल। देखिए मात्रा, देखिए मात्रा, देखिए दिख रहा है, मात्रा देखिए, ओजोन मंडल है। ओजोन डबल मंडल। मात्राएं, डबल मात्राएं दिख रही हैं आपको, हैं? क्या नाम रसायन मंडल क्यों पड़ गया भाई? रसायन मंडल नाम क्यों पड़ गया इसका? तो O3 के कारण जो है, O3 गैस जो मिलती है यहाँ पे, एक गैस यहाँ होती है खास करके ओजोन मंडल में, O3 के कारण इसका नाम जो है रसायन मंडल पड़ा हुआ है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जानते हैं? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जानते हैं? जवाब दे दीजिए। क्षोभ मंडल। चलिए, सही जवाब आपका है क्षोभ मंडल। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, किस में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, वायुमंडल में? क्या सही करेंगे? समताप। चलिए, जवाब सही है आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण पर क्या कहते हैं? सबसे दूर जो है, क्या नाम उसका है? मध्य मंडल, बहिर्मंडल। समताप मंडल, बहिर्मंडल। सही जवाब आपका। एक्सोस्फीयर। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल की परत क्या का नाम उसका है? जो सबसे समीप मिलती है, बीच में दिया हुआ है, जानना आपको है, बता दीजिए। ये अब क्या? अपना खास करिए। सबसे नजदीक परत कौन धरती के है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, और कोई बताए? स्ट्रेटोस्फीयर माने मध्य परत, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को क्या नाम है? समताप मंडल को कहते हैं। और ट्रोपोस्फीयर जो होता है, कोई बताए भाई? और कोई बताए? ट्रोपोस्फीयर, पहला आपका क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर। सही है ना? हम्म। अगला देखिए, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेतन कहाँ होता है? आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में? क्या सही करेंगे? समताप। चलिए, जवाब सही है। समताप मंडल में आपको मिलता है, समताप मंडल सही आपका है। पृथ्वी पर औसत वायुदाब कितना होता है? पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? नहीं, पृथ्वी नहीं, समुद्र पृथ्वी तट पर का है। समुद्र तट पर औसत वायुदाब कितना होता है? जवाब देख लीजिए इसका। जवाब देखिए, 10-10 है। मिट नहीं रहा है भैया, लग रहा कि चलिए 10-13 है। 10-13.25 मिलीबार है इसका जवाब। पृथ्वी का औसत समुद्र तट पर औसत वायुदाब जो होता है ये 1013 है। चलिए, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी होती है, शुष्क होती है। ठंडी, नम, शुष्क और उष्ण और शुष्क, उष्ण और नम। क्या सही करेंगे? वायुदाब सबसे कब होगा? क्या सही करेंगे इसमें से? सबसे अधिक वायुदाब कब होगा? गर्मी में या उष्ण में? सबसे अधिक वायुदाब आपका गर्मी में होता है। उष्ण और नम, उष्णाद्र जलवायु सबसे अधिक वायुदाब होगा। क्या सही क्या है इसमें? उष्ण था। भाई सही नहीं दिख रहा है, और उसमें सही किया हुआ है। ठंडी और शुष्क सही किया हुआ है। ठंडी से। ठंडी और शुष्क। चलिए, ठंडी और शुष्क सही किया भाई। कैसे ठंडी और शुष्क हो गया? ठंडी और शुष्क में वायुदाब सबसे अधिक रहेगा कैसे? चलिए, जो भी हो, फिलहाल जो सही किया वही सही मानिए, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वायुदाब में अचानक आने वाली नमी, कमी किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम का, अत्यधिक शीतल मौसम का, तूफान मौसम का, वर्षा का? क्या भाई, क्या सही करेंगे? एकाएक कमी आ गई वायुदाब में, 1013 मिलीबार से घट करके 500 मिलीबार पे आ गया, तो क्या होगा? तूफानी मौसम का। तूफानी मौसम होगा। वर्षा का भी मौसम होगा, स्वच्छ मौसम तो नहीं होगा।
दोनों चीजें हो सकता है। देखिए अंतिम वाला सी वाला डी वाला, सबसे सही क्या करेंगे इसमें से? वर्षा भी होती है और तूफान भी आता है, लेकिन वास्तव में सही क्या करेंगे? तूफानी वाला सही करेंगे। तूफान में झंझावात में वर्षा भी होती है तूफानी और तूफान भी आता है, तूफानी वाला सही होगा सही। इसमें। इस तूफानी वाला सही किया है यहाँ पर भी, मात्रा दिख रही है इसकी। अगला देखिए वायुदाब। सामान्य वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तानों में, सागर तल पर, धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर पर। क्या सही है? सामान्य वायुदाब कहाँ मिलता है? अभी ऊपर इसके दिया था, उसके ऊपर प्रश्न था वही, क्वेश्चन किया बस के ऊपर। सामान्य वायुदाब आपका जो है समुद्र तट पर होता है। 1013 मिलीबार, 13.25 मिलीबार भी दिया था ऊपर। और ये भी जानिएगा कि सामान्य पानी का जो खौलना होता है, जो पानी खौलता आपका है समुद्र तल पर, जो है पानी का खौलना 100 सेंटीग्रेड पर होता है, 100 सेल्सियस पर। तो दोनों का सामान्य वायुदाब और सामान्य बॉइलिंग पॉइंट जो दोनों का समुद्र तट पर ही मापा जाता है। अगला है ग्लोब पर दाब पेटियों की संख्या कितनी है? कितनी वायुदाब पेटियां ग्लोब पर हैं? किसी को पता नहीं होगा, जवाब देख लीजिए इसका। 7। चलिए 7 सही कर दिया आपने, 7 सही भी है। मुझे भी पता नहीं था इसकी वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है, आज पहली बार प्रश्न मिला है। ग्लोब पर दाब पेटियों की संख्या जो है, दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। सही है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार संयुक्त रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार भाई कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 से 5 है या 10 है, 15 है, 20 कैसे करेंगे? विषुवत मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब 10, मतलब 10 कैसे बन जाएगा? 5 ऊपर 5 10 कहां से बन जाएगा? 5 रहेगा तब। नहीं 10 है, दोनों 10 दोनों ओर दिया है ना, 10 होगा तो चलिए जवाब देख लीजिए। देखिए सही आपका गलत है, 10 और आप लेकिन दस। जवाब गलत आपका। 5 है, 10 है। 5 है, 5 रहेगा ना, 10 कैसे हो जाएगा भाई? 5 ऊपर 5 नीचे। हाँ हाँ रेखा 0 है, विषुवत रेखा 0 है, विषुवत रेखा के 5 अंश ऊपर 5 अंश नीचे, तो 5 तो रहेगा, अक्षांश तो दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा। 5 नहीं, अलग अलग नहीं। 5 रहेगा। डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानतः पाया जाता है। कहां से डोल ड्रम पेटी होती है? 0 से 5 उत्तर, 0 से 5 दक्षिण, 0 से 10 उत्तर, 5 उत्तरी, 5 दक्षिणी। क्या सही करेंगे? डोल ड्रम पेटी 0 से 5 दक्षिणी। सही दक्षिणी दोनों होता है डोल ड्रम पेटी, दोनों तरफ विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो 5 इधर 5 उधर डोल ड्रम पेटी वही आपकी है, आधी तूफान वाली। देखते हैं जवाब कैसा है इसमें। देखिए 5 उत्तरी, 5 अंश नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ माने उत्तरी, और 5 दक्षिणी लिखा हुआ है, मतलब उत्तरी दक्षिणी दोनों तरफ का विस्तार डोल ड्रम पेटी के रूप में कहते हैं। डोल ड्रम पेटी सबसे अधिक आधी तूफान, संवहनी वर्षा, दोपहर के बाद वर्षा यहीं पे होती है, मतलब दोपहर के बाद वर्षा रोज होती है वहां पे, संवहनी वर्षा वहां पे होती है। सबसे ऊंचे वृक्ष जो होते हैं वहीं पे मिलते हैं, आधी तूफान खूब वहां पे आते हैं, मतलब दिन भर दोपहर तक साफ, दोपहर बाद आंधा आधी तूफान, दोपहर तक साफ मौसम, बिल्कुल दोपहर 3 बजे तक जो है बिल्कुल मौसम क्लीन रहेगा, बिल्कुल नो बादल। लेकिन 3 बजे के बाद क्या होती है? आधी तूफान, झंझावात, खूब जबरदस्त बरसात, सारी चीजें संवहनी वर्षा वहां पे होती है। दोपहर के 3 बजे के बाद लगभग 3 बजे शुरू होती है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों कितने अक्षांश तक मिलता है? वही प्रश्न में आ गया, बताइए। 5 विस्तार कितने? 5 वाला वही सही है। जवाब देख लीजिए एक बार, यहाँ भी क्या लिखा है, यहाँ पे 5 ही लिखा है। डोल ड्रम पेटी पुनः देखिए आ गया, डोल ड्रम पेटी वही लग रहा 2 बार प्रश्न मिल गया है, प्रश्न लग रहा 2 बार आ गया है। अगला है आपका डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। बस 50 प्रश्न केवल और हैं आपके, खत्म होने वाले हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब
एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं शांत पवन। डोलड्रम की विशेषता क्या है? निम्न दाब और मंद। निम्न दाब तो वहां रहता है, डोलड्रम पेटी में बिल्कुल सही है। वायु का अवतलन, निम्न दाब और मंद पूर्वी पवन, मंद पवन तो नहीं दिखते वहां पे है, ये भी गलत है। निम्न दाब में शांत पवन भी नहीं होती है, तो क्या सही करेंगे? निम्न दाब पहले, निम्न दाब तो एवं वायु का अवतरण। निम्न दाब एवं शांत पवन लिखा है यहाँ पे, निम्न दाब एवं शांत पवन डोलड्रम पेटी की विशेषता है। निम्न दाब और शांत पवन, इधर शांत पवन तो नहीं वहां होती है, तो रोज बात चलती है। चलिए ठीक है। अगला है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर मिल जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर मिलती है? भूमध्य रेखा, रेखा, वक्र रेखा, आर्कटिक, क्या सही करेंगे? शांत पेटी किस रेखा की दोनों दिखा बताइए। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ शांत पेटी, डोलड्रम पेटी भी तो वही है। चलिए देखते हैं जवाब कैसे। भूमध्य रेखा ही होगी वो शांत पेटी। भूमध्य रेखा सही है। शांत पेटी इसी रेखा के दोनों तरफ मिलती है, शांत पेटी। 5 के बाद जो है, चलिए अगला है विश्व के सभी लवण मरुस्थली इनमें से किस पेटी में पाए जाते हैं? लवण मरुस्थली निम्न में से किस पेटी में मिलता है? जो लवण, लसण मरुस्थल भाई, हम तो कहीं मरुस्थल कुछ और चीजें हैं। लसण मरुस्थल किस पेटी में स्थित है? लसण मरुस्थल पता नहीं क्या चीज है। चलिए जवाब देख लीजिए, इसका जवाब क्या है? जवाब देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी है आपका। चलिए बस खत्म होने वाला है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर, ये बताया, चर्चा मैंने किया। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? समताप। समताप का नमूना क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर पहले वाला सही है। ओजोन परत के करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर है ओजोन परत? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, क्या सही करेंगे? 20 किलो। जवाब देख लीजिए। 20 होना चाहिए, 20 होगा, 50 तो लास्ट इसका है। चलिए 20 सही है। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? जेट धाराएं कहाँ चलती हैं? किस मंडल में जेट धाराएं चलती हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? जेट धाराएं कहाँ चलती हैं? आयन मंडल। ये जवाब सही होना चाहिए आपका। देख लेता हूँ जवाब क्या इसका है। तो क्षोभ लिखा हुआ भाई, जवाब लग रहा है क्षोभ लिखा हुआ है। क्षोभ लिखा हुआ है। क्षोभ सीमा। जेट धाराएं जो है क्षोभ सीमा में मिलती है। चलिए आप लोगों का सवाल जवाब और पूरा आपका चल गया वायुमंडल, और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं परीक्षा में। कोई प्रश्न जो है इसके बाद। हाँ बताइए। ये क्षोभ सीमा मतलब समताप क्या कहाँ है? क्षोभ सीमा का मतलब है क्षोभ मंडल के ऊपरी पोर्शन जो होता है, जहाँ पे आयन मंडल आपका, जहाँ पे आपका समताप मंडल खत्म होता है, दोनों के बीच की जो सीमा, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। तो दोनों के मिलन स्थल जहाँ, उसी को क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। चलिए तो कक्षा को यही समाप्त करते हैं। चलिए कक्षा भी समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।